God. Okay. In 2015, Chinese economy grew by 6.9. The Indian economy grew by 7.9 and the US economy grew by 2.4. ये ग्रो हुई हैं, यानी कि ये एक का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर इतना इंक्रीज हुआ होगा, एक का थोड़ा इंक्रीज हुआ होगा, एक का ज्यादा। एक एग्जांपल दे रहा हम्म। हूँ। विच कंटेन्स टू ओए होए, अच्छा इसने पॉजिटिव स्टेटमेंट पूछ लिया। पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होती है वो फैक्ट होती है, ठीक है। और वो हो सकता है हाँ फैक्ट ही हो सकती है ना, ठीक है। इट्स नॉट लाइक वैल्यू जजमेंट नहीं हो सकती, ओपिनियन नहीं हो सकती, ठीक है। तो विच कमेंट कंटेन्स टू पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। वैसे बहुत ही मुश्किल लेवल का एमसीक्यू है ये, यानी कि एक नहीं दो दो फैक्ट्स बताएं। हम्म। चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सीड्स यूएस इकोनॉमिक ग्रोथ बाय 4.5। अभी देख लेते हैं 4.5। 7.6 माइनस 2.4 करें तो मे बी यही बचता हो, और ये फैक्ट है, ठीक है। हम्म। अच्छा, in 2015, but 0.7 less than India. As in India 0.7। अरे ये तो दो फैक्ट है, दोनों फैक्ट है, ए आंसर है। फैक्ट का मतलब यस प्रूफ हो रहा है, नजर भी आ रहा है, ऐसे ही है, हम्म। ठीक है। चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ वाज मोर देन, अब ये वाज मोर देन ये सजेशन है, ये ओपिनियन है, बट इट वाज डिसअपॉइंटिंग, डिसअपॉइंटिंग ओपिनियन है। इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया वाज बेटर, ओपिनियन है। इकोनॉमिक ग्रोथ यूएस वाज टू लो इन 2015 एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया वाज टू हाई, ये ओपिनियन है। सो आंसर ना बी है, ना सी है, ना डी है, ये सब ओपिनियन है, ये सब नॉर्मेटिव थी। ये तीनों ए बी सी डी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, क्लियर कट। आंसर इज ए। फैक्ट जो होता है ना, वो राइट हो या रॉन्ग हो, हम्म। वो वो इसमें कोई भी ओपिनियन नहीं है। उसने मैथ कैलकुलेशन करके दोनों पॉइंट्स बता दिए, तो ये ए आंसर है। बी और सी तो वैसे ही ओपिनियन है, नजर आ रहा है, इसलिए वो नॉर्मेटिव्स हैं, बी सी डी। What is the payment received for use of capital? अरे बाबा, चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का प्रॉफिट, कैपिटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेबर की वेज, लैंड का रेंट। भूल गए? तो पहला चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, ओ लेवल में भी किया हुआ है। असल में आप उधर गए हुए ना, ध्यान बंदे का डिफरेंट होता है भाई। कैपिटल का रिटर्न ऑलवेज इंटरेस्ट रेट, ठीक। प्रॉफिट एंटरप्राइज का, रेंट लैंड का, वेज वर्कर की, ठीक है। कोई बात नहीं, मुझे ये तो समझ है, बंदे का ना उधर ध्यान नहीं होता, कोई इतना इशू नहीं है। चलो, डीमेरिट गुड्स, या विच टाइप ऑफ गुड वुड बी ओवर गुड, जबरदस्त, ये ठीक है। व्हाट डज द फ्रेज सेटरस पेरेबस अदर थिंग्स रिमेन सेम, गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट। व्हाट वुड बी एक्सप्लेन द शिफ्ट ऑफ एन अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व टू द राइट। ये यूं कह रहा है, ये सप्लाई है, राइट साइड पे शिफ्ट हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, ये राइज होता है। वैसे ये टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए, सब्सिडी मिल जाए, रॉ मटेरियल सस्ता हो जाए, इंडस्ट्री एक्सपैंड कर जाए, इंक्रीज इन फॉर्म, नो, इंक्रीज इन प्राइस, नो, नो, ठीक है। इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रही है, गुड है। नेक्स्ट, विच वन नॉट बी पॉसिबल। नॉट पे बड़ा गौर करना होता है, अक्सर हम ना उसको गौर नहीं करते। नॉट बी पॉसिबल टू यूज प्राइस एज एन राशनिंग मैकेनिज्म। हाँ जी, बात सुने, देखते रैशनिंग हैं का मतलब राशनिंग। वही है ना कि लिमिट लगा देना। वेरी गुड, ताकि जो अवेलेबल क्वांटिटी चाहे कम भी है, वो लोगों को पूरी हो जाए। अच्छा, व्हेन विल नॉट बी पॉसिबल कि हम प्राइस इंक्रीज डिक्रीज करके राशनिंग करें। व्हेन द गुड हैज अ नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, नो। When a good is an inferior good, no. When the demand for a good is perfectly inelastic. When the quantity of good is fixed in supply, no. भाईजान, ये सी। मुझे ये बताएं, जो ड्रग यूज करता है, जो जिसने नमक लेना है, सॉल्ट, जिसने सर दर्द की गोली लेनी है, उसकी कौन सी राशनिंग भाई। प्राइस जो मर्जी हो जाए, डिमांड अगर इन इलास्टिक है, वो भी परफेक्टली इन इलास्टिक। तो भाई हम्म। जो प्राइस हो जाए, ही वांट्स दैट प्रोडक्ट, तो राशनिंग नहीं हो सकेगी, ठीक है ना, ये सिचुएशन। ठीक। आगे चलते हैं। व्हाट इज नेसेसरी फॉर द डिमांड फॉर द गुड गुड टू बी इफेक्टिव। व्हाट इज नेसेसरी फॉर डिमांड फॉर अ गुड टू बी इफेक्टिव, याद रखें। इफेक्टिव डिमांड वो होती है जिसमें आपके पास बाइंग पावर भी हो, और यू बाइंग पावर भी हो, एबिलिटी टू बाई भी हो, और विश टू भी हो, दोनों।
इफेक्टिव डिमांड में दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यू वांट दैट प्रोडक्ट एंड यू हैव मनी फॉर दैट प्रोडक्ट। एबिलिटी टू बाय भी हो भाई, दोनों चीजें हो। अच्छा सिर्फ इसने एक दिया, कंज्यूमर मस्ट रिसीव द कंज्यूमर, नो नो हम्म नो, आंसर ठीक है, ये रॉन्ग है। वैसे उस बंदे से ये आंसर रॉन्ग हुआ है। दोनों चीजें इफेक्टिव होने के लिए जरूरी हैं, विश भी हो और एबिलिटी भी हो। ठीक है, ये बात है, लेकिन आपका आंसर ठीक है। एट विट, अच्छा, when is the price elastic demand is particular brand of coffee is likely to be higher than the price elastic demand for the coffee in general? हाँ जी, एक पर्टिकुलर ब्रांड है, जैसे हम कहते हैं, आई थिंक कौन सी होती है कॉफी जो हम यूज करते हैं यार, पाकिस्तान में बड़ी चलती है, उसका नेस्कैफे। नेस्कैफे, वेरी गुड। नेस्कैफे की डिमांड इन इलास्टिक है एज कंपेयर टू अ जनरल कोई भी कॉफी, और भी कोई कॉफी है जो उसका कोई भी नाम हम रख ले। उसकी रीजन क्या है? कॉफी इन जनरल टेक्स अप अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर इनकम, नो, कंज्यूमर में बी वेरी लॉयल टू द पर्टिकुलर, अरे यस, देखो, आप ब्रांड के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, देयर आर मोर सब्स्टिट्यूट, तो अरे कॉमन सेंस यार, क्यों रॉन्ग कर दिया आंसर? व्हेन द व्हाई द प्राइस, ओए अच्छा, हायर 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 हायर, वेरी गुड, गुड, मैं समझ रहा था लोअर, गुड आंसर। जब आपके पास सब्स्टिट्यूट ज्यादा होते हैं ना, तो आपकी डिमांड इलास्टिक हम्म होती है और हायर होती है, गुड आंसर, सही किया है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा मुश्किल बनता है क्वेश्चन, ये बात मानने की है, द गवर्नमेंट विशेस टू इनकरेज यंग अडल्ट टू ये बाय मैंने देयर, ये सही था, ये मैंने तुक्का मारा था। देखते हैं, अच्छा देख लेते हैं। अभी मुझे पता नहीं है इसका आंसर, लेकिन देख लेते हैं। मैं लेकिन समझा दूंगा ऐसे सारे जो भी क्वेश्चन आते हैं। 1 मिनट। सो द गवर्नमेंट विशेस टू इनकरेज यंग अडल्ट्स टू बाय देयर फर्स्ट होम पर प्रोवाइडिंग अ सब्सिडी टू व्हाट, टू टू द बिल्डर, बिल्डर को सब्सिडी दी तो सप्लाई इंक्रीज हो गई, ये बात तो ठीक हो गई, चलो ये तो हमें साफ साफ नजर आ रही है। अच्छा, विच एरिया ऑन द डायग्राम रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस फॉर दोज हु बाय हाउस विद सच सब्सिडी? हाँ, अब है ये डिफिकल्ट, अभी समझाते हैं आपको। लाइन बना लेते हैं अपनी वाली जरा, ये भैया, ये, ओए, ये कैसे हो गया? सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, ये ग्रीन और ये यूं, यहाँ पे आप हैं, ग्रीन से मजा नहीं आया यार, ये ये ओए यार, कभी कभी ना, कभी कभी ये सही नहीं करता। यस, ये समझो, बस ये हो गया। कंज्यूमर सरप्लस पहले कितना था पता है? कंज्यूमर सरप्लस था वी के बराबर, दिस वाज योर कंज्यूमर सरप्लस पहले, वी। ओ, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, वो तो मेरे पास ये अथॉरिटी है ना, ये यहाँ से मैंने सारे डिलीट कर दी। अच्छा, सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस, और मुस्तफा आप भी लिख सकते हो, आप कोई चीज उधर करो ना, आपके पास साइड पे ऐसी छोटा सा ऐसे पेन बना हुआ होगा, उसको पकड़ के आप कहीं भी इंडिकेट करना चाहो कि सर ये क्या है, ये क्या है, तो अपने फिंगर से कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक। अच्छा, इधर कहीं पे ना कोने पे देखो पेन बना हुआ होगा छोटा सा ना, तो यू कैन हम्म यूज इट, ये यहाँ कोने में बना हुआ है, तो उसको जब प्रेस करोगे तो लिखो कहीं, आप कुछ भी लिखो, कहीं भी कोई ठीक। लकीर सी होगा, ताकि आपको पता हो कि यार चलो ये मोबाइल पे भी, हाँ देखो, तो यू कैन लाइक कहीं भी लकीर लगा सकते हो कि अच्छा यार सर ये क्या है, समझा दें जरा। और फिर टीचर के पास तो वो अथॉरिटी होती है कि वो अगर कोई ज्यादा गंदी लग जाए लकीर, तो ये लो काट दो, कोई मसला नहीं, मिट गई सारा। अच्छा हम्म भाई, बात ये है, वो कहते हैं नए कस्टमर, आपको पता है नए कस्टमर कौन से थे? पुराने वाले थे ये 20 कस्टमर अपना घर बना रहे थे, अब जो नए आए हैं वो ये 5 हैं, ऊपर वाले 5, ये वाले, ये जो ये डॉटेड वाई वाले, ये वाले, इनको कितना कंज्यूमर सरप्लस मिला है? जी। किसने कहा जी आंसर आपका ठीक है ब्रो? आपको, आप ना अब एक टॉपिक ना अपनी बुक में मैंने सॉफ्ट में भेजी हुई है, अभी आपको समझाने लगा हूं वही वाली बात। ये देखो, ये है ओल्ड कंज्यूमर्स का सरप्लस, हम्म फॉल कर गई ड्यू टू इंक्रीज इन द सप्लाई, ये मैंने सप्लाई इंक्रीज की। अब ये जो एरिया है ना जिसे मैं फुल रेड कर रहा हूं, ये ओल्ड कस्टमर को इतना, डब्ल्यू जो है ना, ये ओल्ड कस्टमर को एक्स्ट्रा कंज्यूमर सरप्लस मिला है। कंज्यूमर सरप्लस जो टोटल न्यू कस्टमर्स को मिला है वो वाई कस्टमर्स हैं, और वो ये जो ये जेबरा वाले डॉट्स बने हुए हैं, ये मिला है कहीं आंसर या नहीं है? ये आंसर ही नहीं है।
अच्छा 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 अच्छा, साइज ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस टू दोज हु बाय अ, ठीक है, तो डब्ल्यू और जी, यस डब्ल्यू और जी है कहीं? यार ये नहीं। रॉन्ग है, इम्पॉसिबल है, ये इतना बड़ा ब्लंडर है। चलें, एक काम करते हैं, इसकी मिस्टेक निकालते हैं। मुझे ये बताएं कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस ना, मानते हैं? हम्म। जी। ठीक है, एक मिनट, कितना फजूल है, इसे लिखना चाहिए था टोटल साइज ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। टोटल साइज, इसने टोटल साइज नहीं लिखा, मैं इसलिए चेंज कह रहा हूं, चेंज। चेंज इतना आया है जस्ट, ये वाला डब्ल्यू और जी। और आपने जो लिखा है ये तो है ही नहीं ना, एक्स तो बेटा कंज्यूमर सरप्लस होता ही नहीं ना। कंज्यूमर हम्म। सरप्लस प्राइस से ऊपर और डिमांड से नीचे होता है। तो कंज्यूमर सरप्लस जो आपके पास टोटल एरिया है ना, वो वी है, डब्ल्यू है और जी है, बस। टोटल तो यही है, वी डब्ल्यू और जी। जी ये जेब्रा वाले डॉट्स हैं, देखें आप जरा वी डब्ल्यू जी किधर है, यहाँ से। आप क्रॉस चेक भी करके देख लेना। सर किस टाइम आएंगे कल आप? अच्छा, एक बच्चा मैसेज कर रहा है, अभी हम घर नहीं पहुंचे। मेरी क्लासेस पता है कितनी थी आज? 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 एंड हुई है जब आपको मैंने मैसेज किया, तो मैंने बस उस इन बिटवीन जो आपने कहा नमाज, तो मैंने खाना खाया है। ठीक। कंजेक्टिव मंडे, मेरे मंडे तो इतने टफ होते हैं। अच्छा खैर चलो, पॉइंट ये है बेटा कि आपका ये टोटल कंज्यूमर सरप्लस है ना। और पहले क्या था? वी था, प्राइस फॉल हुई तो अब ये एरिया भी मिल गया आपको। तो ये जहन में रखना है, ये मैं दोबारा समझा रहा हूं, ये है आपका प्राइस और ये है आपकी क्वांटिटी। आपसे कोई पूछे कि कंज्यूमर सरप्लस क्या है, तो आप कहोगे सर एरिया बिलो द डिमांड एंड अबव द प्राइस। सर ये वाला एरिया जिसका नाम ए रख देते हैं। अच्छा, अगर प्राइस फॉल कर दिया तो क्या होगा? वो होगी क्यों प्राइस फॉल? क्योंकि सप्लाई राइज कर गई है फ्रॉम S1 से S2। तो आप कहोगे सर अब जो है ना प्राइस क्योंकि P2 हो गई है, अब ये P2 E2 R, अगर आपको नजर आ रहा है हम्म। P2 E2 R, ये टोटल ट्राइंगल, अब इतना मेरा कंज्यूमर सरप्लस है, आप कहोगे। तो राइज कितना हुआ? तो आप कहोगे सर ये इतना राइज हो गया, जिसको अब आप ब्लू कर रहे हैं, ये वाला एरिया। ये कुछ यूं बनेगा, ए यूं करके यूं, ये इंक्रीज हुआ है। और पहले कितना था? वो ये था, ये ए है। अब ये क्योंकि यूं कट बनेगा, ये बी है, ये सी है। ये यही तो बात है इधर। अभी मैं ना उसको क्या करता हूँ, जूम करता हूँ, तो आप गौर से देखना, आपको सारा क्लियर नजर आएगा। ये लो और बड़ा कर दिया, अब आपको बिल्कुल ब्रॉड होकर नजर आएगा। ये लें जी, कंज्यूमर सरप्लस सबसे पहले कितना था? वी। प्राइस 3 लाख से 2 लाख 40 हो गई, तो अब ये प्राइस है, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं P2, इसका नाम रख देते हैं E2 और इसका नाम रख देते हैं R। P2 E2 R अब आपका टोटल कंज्यूमर सरप्लस है, प्राइस से अबव, डिमांड से नीचे। सो कितना राइज हुआ है? W और Z के इक्वल राइज हो गया, ये Z है। सो टोटल अब कंज्यूमर सरप्लस कितना है? V है, W है और Z है, जो कि नीचे आंसर B है, मैंने आपको बता भी दिया। हम्म। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ गया भैया, ये है, इजी सा है, कोई मुश्किल नहीं है, हो सकता है ठीक भी किया। गुड एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट। इनको जब भी इस तरह देना तो आप नाम दे दिया करो, पेट्रोल और कार कर दिया करो। एक पेट्रोल है और एक कार कर दो, एक्स को पेट्रोल कर दो और वाई को कार कर दो, ठीक है। एक को मिल्क ठीक। कर दो, एक को पी कर दो, पत्ती कर दो, तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ गुड वाई। अच्छा, वाई मैंने कार रखा, एक्स मैंने रखा पेट्रोल, ठीक है। एक्स पे क्या इंपैक्ट आएगा, पेट्रोल की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा या प्राइस पे क्या असर पड़ेगा? जब वाई ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगे, कारें मार्केट में ज्यादा जब आएंगी ना, तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी। पेट्रोल की जब डिमांड बढ़ेगी तो पेट्रोल की प्राइस राइज कर जाएगी। अब मैंने देखे कुछ भी नहीं देखा इधर के, यहां क्या पूछ रहा है, मैं आपको कैसे समझा रहा हूं। एक्स इज पेट्रोल, वाई इज कार, कार की सप्लाई हो गई इंक्रीज, तो हम्म। एक्स की डिमांड बढ़ेगी पेट्रोल की। सो एक्स की प्राइस राइज करेगी, प्राइस ऑफ एक्स विल राइज क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ी है। अब चेक करो, डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये कुछ यूं होने जा रहा है, ये सप्लाई है एक्स की पेट्रोल की, ये है डिमांड एक्स की।
सो होगा ये पेट्रोल की प्राइस है, लेट सपोज 100 रुपए लीटर, ये क्वांटिटी है। डिमांड फॉर पेट्रोल इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि सप्लाई इंक्रीज हो गई है गुड बाय कार्स की। सो डिमांड फॉर पेट्रोल जब राइज करेगा, पेट्रोल की प्राइस राइज करेगी और उसकी क्वांटिटी भी राइज करेगी। आंसर इज डी, इंक्रीज इंक्रीज। दोबारा गौर करो, कोई और एग्जांपल ले लो। एक्स, एक्स और वाई, वाई को ले लो बिरयानी, ठीक है, और एक्स को हम्म। ले लो पेप्सी, ठीक है। बिरयानी की सप्लाई इंक्रीज हो गई है। बिरयानी की जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो लोग क्या लेंगे उसके साथ जो हर हाल में लेना है? पेप्सी। तो पेप्सी की क्या बढ़ी? डिमांड। जब डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, और क्वांटिटी, डिमांड कर्व बना के देख लें, डिमांड कर्व जब भी शिफ्ट होता है तो क्वांटिटी सप्लाई विल राइज। जी। डी आंसर। ठीक है, तो इसलिए जब भी सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट में आए कि एक्स और वाई, आप नाम दे दो, आपके लिए आसानी हो जाएगी। आगे ठीक। चलते हैं। A private company achieve a producer surplus at the market equilibrium price। ठीक है जी, इसका मतलब है सबसे पहले आपने ये करना है कि यूं करके आपने ना डायग्राम बनानी है। और प्रोड्यूसर सरप्लस आपको पता है ना, एरिया ए प्रोड्यूसर सरप्लस है, हम्म। सप्लाई से ऊपर और प्राइस P1 से नीचे, एरिया ए प्रोड्यूसर सरप्लस। तो व्हाट माइट रिड्यूस द साइज ऑफ द सरप्लस? हाँ ये है, साइज ऑफ द सरप्लस कैसे रिड्यूस होगा? मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे पता नहीं ऑप्शन इधर मैं कुछ भी नहीं देख रहा। अगर सप्लाई कम हो जाए, अगर सप्लाई कम हो गई ना, तो मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस, ये क्वांटिटी ये हो जाएगी, मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस इतना चुना मुन्ना सा बच जाएगा, ये वाला रेड, ये वाला। एक, एक ऑप्शन। या डिमांड फॉल कर जाए, या डिमांड फॉल कर जाए या सप्लाई फॉल कर जाए, दोनों की वजह से उस बेचारे का सरप्लस फॉल कर जाएगा। हाँ ठीक आंसर, गुड। वो कैसे? ये देखो, ये उस बेचारे का प्रोड्यूसर सरप्लस था एरिया ए। हम्म। प्राइस नीचे फिक्स कर दे, ये कर दे तो ए कम होके क्या बच जाएगा? ए तो ये सारा कट हो गया, ए जहां मैंने ए हम्म। अब वो कट हो गया। अब उस बेचारे का जो कंज्यूमर सरप्लस है वो ये वाला ए है। ये जस्ट इतना बच गया, प्रोड्यूसर सरप्लस, सॉरी, इतना बच गया। गुड पॉइंट। हाउ वुड एन इकोनॉमिस्ट एस्टेब्लिश द मार्केट डिमांड कर्व फॉर अ प्राइवेट गुड? कैसे बनती है मार्केट डिमांड, कैसे बनती है? बाय कंबाइनिंग द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स हॉरिजॉन्टली। गुड, सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड को ऐड करो, बस। और अगले, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है या थर्ड लास्ट है आई थिंक। नॉलेज ऑफ विच कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी वुड रेलिवेंट टू द फर्म्स ट्राइंग टू इंक्रीज द रेवेन्यू? ओह वाओ, गुड। रेवेन्यू अगर आपने इंक्रीज करना है तो आपको इलास्टिसिटी प्राइस की पता होनी चाहिए, पीईडी सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर इन इलास्टिक है ना आपकी प्रोडक्ट की डिमांड, तो आप प्राइस इंक्रीज करोगे रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। अगर आपकी हम्म। डिमांड स्टिक है ना, तो आप प्राइस डिक्रीज करोगे रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। रेवेन्यू के लिए रिलेटेड पीईडी होती है। अच्छा, दो क्रॉस तो है ही नहीं कहीं, तो एक तो चीज क्लियर हो गई कि पीईडी का टिक होना चाहिए। अल्लाह, इन्होंने तो इधर तीन तीन टिक दे दिए। अच्छा, तो क्रॉस भी ठीक होनी चाहिए, इनकम भी ठीक होनी चाहिए। अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंगली अगर वो प्रोड्यूस करे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इनकम को फिर क्यों काटे हम, लॉजिक ही नहीं है भाई। पीईडी एक दफा मैंने समझाया था पढ़ाते हुए कि पीईडी में सारे इफेक्ट होते हैं, क्रॉस इफेक्ट भी होते हैं। प्राइस कम होगी तो सब्स्टिट्यूट वाले भागे भागे आएंगे, प्राइस कम होगी परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, इनकम इलास्टिसिटी भी आ जाएगी। तो आंसर इज राइट, ए इज ओके। अगर खाली पीईडी होता और आगे इधर दो काटे होते तो मैं शायद वही करता, क्योंकि हम्म। टॉपिक रेवेन्यू के हिसाब से सिर्फ पीईडी की बनता है, और यहाँ ऐसा कुछ है नहीं तो इस वजह से। अच्छा, नेक्स्ट 14। इन मैनी कंट्रीज देयर आर गुड्स दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, व्हाट वुड बी द मोस्ट कन्विंसिंग आर्गुमेंट फॉर सच प्रोविजन? इन मेनी कंट्रीज देयर आर गुड दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टली, पब्लिक गुड्स होती है, उनकी प्राइस नहीं सेट हो सकती। गुड, गुड। बात यह है, आपको लॉजिक नहीं पता, ये मैं आपको बता दूं, आपने मारा तुक्का है।
याद रखें, एक मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके आपको भेजा था, वो आज भी आपके इनबॉक्स से मैंने दोस्तों को फॉरवर्ड करता हूँ, बाकी स्टूडेंट्स को। वो ये था कि फ्री फ्री गुड्स और पब्लिक गुड का डिफरेंस बताओ, और क्या पब्लिक गुड मार्केट सप्लाई कर सकती है? आंसर इज नो, बिकॉज उसकी प्राइस ही नहीं सेट हो सकती। सो हम्म पब्लिक, ये उसकी कंडीशंस हैं। कि मैंने इसलिए आपको कहा, क्वेश्चन को पढ़ के मैंने फॉरेन पब्लिक गुड कहा। इन मेनी कंट्रीज देयर आर गुड्स दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि उनकी प्राइस नहीं सेट हो सकती, वो पब्लिक गुड्स हैं बस। द प्रोविजन ऑफ द रेल सर्विसेज इज स्विच्ड फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द पब्लिक सेक्टर, होगा क्या? व्हाट इज नेसेसरी? देखते हैं। होगा ये कि रेल सर्विस मैनेजमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट ओनर्स, नहीं। द एवरेज फेयर चार्ज फॉर सर्विसेज विल फॉल, ये भी ठीक है, प्राइसेस फॉल करेंगी, ये तो कंफर्म है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द सर्विस विल फॉल, अब ये भी है। द रेल सर्विस मैनेजमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट डिफरेंट ओनर्स। अच्छा, ये अब किस तरह से लॉजिक बना रहा है? प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में चला गया, तो डिफरेंट ओनर्स तो नहीं है, गवर्नमेंट इज द ओनर। देयर विल बी एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, नो। व्हाट डू यू नो, रेल सर्विसेज स्विच फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट के पास चली गई। ओनर तो डिफरेंट नहीं है यार, अगर ये आंसर ये है ना, नेट से भी देखा हो, तो ये नहीं हो सकता। उसकी रीजन ये है कि उसका ओनर गवर्नमेंट है। एवरेज फेयर चार्ज फॉल और प्रॉफिट फॉल, ये फिर दोनों ये लिंक्ड है। मुझे लगता है ऐसे कि जो आपने सी दिया है ना, उसने आंसर यही दिया होगा, क्योंकि ये दोनों आंसर फिर दोनों एग्जैक्टली करेक्ट है। प्राइस फॉल तो प्रॉफिट भी फॉल होना है। हम्म ठीक है, ये बात है, क्योंकि वो वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो प्राइस तो उन्होंने फॉल करनी ही करनी है। अच्छा जी, तो ये सफिशिएंट हो गया आज के लिए। दूसरा टेस्ट फिर बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फिर ठीक है। अच्छा, कल बाबा ने ना मुझे 9:46 पे मैसेज किया, 44 पे मैसेज किया। मैंने हम्म 9:45 पे रिप्लाई कर दिया। कहते कितना टाइम क्लास लेनी है, मैंने उस टाइम रिप्लाई कर दिया। बाबा का रिप्लाई नहीं आया। फिर मैं दोबारा रिमाइंडर दी, मैंने कहा मुझे बता दें, मैं घर बैठा हूँ, ताकि नहीं, अब मैंने जाना था कि दोस्तों के साथ, मैं नहीं गया। मैंने कहा अच्छा यार, हो सकता है मुस्तफ़ा का आ जाए। मैंने फिर आपको वॉइस नोट इसलिए कर दिया कि एक दफा बता दोगे ना, ताकि मुझे पता हो। तो हम बस 10:10 पे डेली क्लास ले लिया करेंगे, डन है? यानी ठीक है। एट एट ठीक है। टेन पे, 8:10। जैसे आज आपने लिया है 8:15 पे क्लास। सो एट जी। फिफ्टीन मेरी तरफ से पुक है आपके लिए, डन। ठीक ठीक ठीक। ओके, 8:10, ओके। बस आप 10 o'clock कोऑर्डिनेशन कर लिया करें कि सर क्लास इन जी। 10 मिनट्स, बाकी फिर हम कर लिया करेंगे। ओके बेटा, ओके। ओके। अल्लाह हाफिज। लो।